फिर मुझे निकालने की क्या जरूरत थी भाई, बताऊं? कभी पूछा अपने आप से, पूछा कभी आप? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है। खुददार कौमें जो होती है, गैरतमंद कौमें जो होती है, वो ये सवाल पूछती थी, उनके जवाब हासिल करके रहती है। गैरतमंद कौम है मियाँ, ये पिछले 2.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया शेल खा रहे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, तारीख की बदतरीन फस्तायत का सामना कर रहे हैं, लेकिन जवाब लेके दम रहेंगे। आप मफाद परस्त में बयानियां बेचने वाले, बहुत चाल, टाउट, आपकी तमाम जमात, आपके पीछे ये कौम कभी खड़ी नहीं होगी। आपने कौम को धोखा दिया, ये कौम जवाब देने वाली है, लेकिन शर्त ये है कि इनका लीडर दलेर होना चाहिए। 10-15 किलोमीटर दूर रहता है आपसे बाजवा, पकड़े जाकर के, जिसके बारे में बरतानिया से कहते हैं, बाजवा साहब आपने हमारी अच्छी भली हुकूमत को चलता किया, जाए ना पकड़े ना मियां साहब, ना तिलच तेल को नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में बेरी जहाज है। इस पर लोग यूरोप से अमेरिका आते हैं बैठकर। झूठ लग रही है ये बात आपको? जी ये झूठ है, ये रिमोट कंट्रोल है, ये बेरी जहाज नहीं है। लेकिन मैं आपको इससे भी बड़ा झूठ दिखाता हूं भाई, इससे भी बड़ा झूठ। जरा ये सुने। कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? मतलब इस औरत के नजदीक इमरान खान की कॉल पे 2 से 3 हजार लोग निकलते हैं। यानी कि जिस बंदे को 4 करोड़ लोगों ने 8 फरवरी को निकलकर वोट दे दिया, ये उनको 4000 मानने को भी तैयार नहीं है। कैसे पक्का मुंह बना करके कैमरों के सामने झूठ बोलते हैं ये लोग। ये 2 से 3 हजार लोग हैं, 2 से 3 हजार लोग हैं जी ये। अब मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने एक तकरीब रखी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उसमें वही घिसे पिटे पुराने बयानिए बनाने की कोशिश की। इस व्लॉग में पूरी रिसर्च करके रखी है मैंने, काफ़ी मेहनत लगी है मेरी, काफ़ी टाइम लगा है। फैक्ट एंड फिगर्स के साथ मियां नवाज शरीफ के बयानिए को ज़मीन बोस करने लगा हूँ। यकीन जानिए व्लॉग लंबा है, लेकिन आपको चस आ जाएगी। इस व्लॉग में मैं मियां साहब की तमाम के तमाम बयानिए की कबर खोदने लगा हूँ। अब जनाब आली, मियां नवाज शरीफ के पास बची हैं 2 से 3 बातें। शुरुआत करते हैं अपने तरक्याती मंसूबों से और फिर आकर ख़त्म होते हैं मुझे क्यों निकाला से। जनाब मियां साहब मुस्लिम लीग नून के सियासी जनाजे पे बैठकर बयान कर रहे होते हैं अपने हर खिताब में, हर तकरीब के अंदर। तो इनकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है जैसे इन्होंने इसी तकरीब में कल शुरुआत की, और 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जो इस वक्त इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं उनको भेड़ बकरियां करार दे दिया। मियां साहब, मैं आपको बताता हूं कि असल भेड़ बकरियां कौन है। ये जो आप आके कहानियां कराते हैं ना पाकिस्तानियों को, मैंने मोटरवे बना दिया, ऑरेंज लाइन बना दिया, जहाज बना दिया, बम बना दिया, गोला बना दिया, कारतूस बना दिया, पहाड़ बना दिया, बकरी बना दिया, इसमें कितनी सच्चाई है पाकिस्तानियों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर कितने तरक्याती मंसूबे लगाए गए और उनके ऊपर कितना काम किया गया और कितने पैसे खर्च किए गए, ये तमाम तफसीलात मैं आपको अगले 2 मिनट में बताने लगा हूँ। वो तमाम बड़े मंसूबे जो मियां साहब ने पाकिस्तान के अंदर बनाए। तो जनाब मियां साहब की तरक्की का सफ़र, जो हर जगह कहते हैं पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया था, IMF को बाय कर दिया था, तरक्की की राह पे गामजन हो गए थे। शुरुआत होती है मोटरवे और सड़कों से। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3, लागत 148 अरब पाकिस्तानी रुपए। आपको मैं बताऊंगा कितना पैसा आप पे खर्च किया है इन्होंने, तमाम तफसीलात बताऊंगा, और आगे जाकर जो हकायक आपको दिखाऊंगा उसमें आपके होश उड़ने वाले हैं। आपको इनका सारा सच निकल के सामने आ जाएगा। आज इन्होंने कितनी तरक्की दी पाकिस्तान को, कहाँ लेकर के गए ये पाकिस्तान को। तो जनाब M3 पर टोटल लागत 148 अरब रुपए। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे, लागत 60 अरब रुपए। हवेलियाँ थाकोट मोटरवे, लागत 133 अरब रुपए। कराची लाहौर मोटरवे, लागत 700 अरब रुपए। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लागत 500 अरब रुपए। साहिवाल कोल पावर प्लांट, लागत 180 अरब रुपए। बखी बलोकी हवेली बहादुरशाह गैस पावर प्लांट, लागत 280 अरब रुपए। थरकोल पावर प्रोजेक्ट, लागत 180 अरब रुपए।
उसके बाद ट्रांजिट के मंसूबे लगाए जी मियाँ साहब ने। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस 44 अरब रुपए, 44.8 अरब रुपए। लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लागत 182 अरब रुपए। दीगर अस्पतालों की तामीर और तोसी, तालीमी इदारों के ऊपर मेंटेनेंस वगैरह के तकरीबन 50 से 100 अरब रुपए। मजमूई तौर पे नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्ट्स की मजमूई लागत 5000 अरब रुपए है, यानी कि 5 ट्रिलियन रुपए। अब आ जाते हैं मियाँ साहब ने जिस वक्त ये तमाम मंसूबे लगाए, उस वक्त मियाँ साहब ने कर्जा कितना लिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको देने लगा। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत 2013 से 2018 के दौरान पाकिस्तान का कुल कर्जा तकरीबन 10,800 अरब रुपए बढ़ गया। कितना? 10,800 अरब रुपए। जब नवाज शरीफ ने 2013 में इक़्तिदार संभाला तब मुल्क का मजमूई कर्जा 14,300 अरब रुपए था, और 2018 में जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी तब कर्जा हो चुका था 25,100 अरब रुपए। यानी कि मियाँ साहब ने ये जितने भी तरक्याती मंसूबे लगाए, ये पैसा आया था 10,800 अरब रुपए कर्ज जो इन्होंने लिया था। तो मियाँ साहब टोटल खर्चा आपने किया इन बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर 5,000 अरब रुपए का, तो कर्जा आपने लिया था 10,800 अरब रुपए का। तो बाकी के 5,800 अरब किधर हैं? और बाकी वाले चले 1,000 अरब का पेट्रोल शेट्रोल लगा दें, खाना पीना हो गया। और भाई 4,800 अरब रुपए कहाँ हैं? ये तरक्की थी भाई, जिसके गुण गाते हैं हर जगह पे आकर के, ये तरक्की थी। 10,800 अरब रुपए कर्जा लिया और 5,000 अरब के प्रोजेक्ट्स कर दिए। तो उसने भी आपका क्या कमाल है मियाँ, और मैं किसी से पैसे फाड़ के यहाँ टाइलें लगा दूँ, फानूस लगा दूँ, कमाल क्या है भाई? अच्छा चले ठीक है, आपने तरक्याती काम करवाया, कर्जा लिया, जैसे भी किया, तो फिर इसको एक और नज़र से देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कौन कौन से तरक्की याफ्ता मंसूबे, जो तरक्की के लिए तरक्याती मंसूबे लगाए गए, वो कौन से थे। ज़रा कान खोल के सुनिएगा मियाँ साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके लिए मेरे पास। सबसे पहला प्रोजेक्ट दयामीर भाषा डैम, लागत 14 अरब रुपए, नहीं डॉलर डॉलर, आपके रुपए गिनवाए हैं ना मैंने, रुपयों में भी बताता हूं। 3,920 अरब रुपए की लागत किसके ऊपर? दयामीर भाषा डैम के ऊपर इमरान खान का प्रोजेक्ट था। वो जानता था ना, वो जानता था कि ये मेरे दौरे हुकूमत में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वो लोगों को चे बना करके वोट बटोरने की कोशिश नहीं था कर रहा। वो अवाम के मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्ट कर रहा था कि इससे लोगों को कोई फ़ायदा होगा। वरना आपकी तरह बयानियाँ बनाने वाला होता ना, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाता जिससे उसे सियासी फ़ायदा होता, लेकिन उसने नहीं किया। आगे जाएं जी। महमद डैम, लागत 2.5 अरब डॉलर, तकरीबन 700 अरब रुपए, 700 अरब रुपए का दूसरा प्रोजेक्ट आपके सामने रखा। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लागत तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपीस, 5 ट्रिलियन रुपीस। आगे जी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर मुख्तलिफ फेजेस में तकरीबन 30 अरब रुपए से ज़ायद का खर्चा। सेहत कार्ड प्रोग्राम, लागत तकरीबन 120 अरब रुपए। एहसास प्रोग्राम, लागत तकरीबन 210 अरब रुपए। कराची सर्कुलर रेलवे, लागत तकरीबन 300 अरब रुपए। मुल्की रोड नेटवर्क और मोटरवेज, लागत मुख्तलिफ मनसूबों पे 100 अरब रुपए। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबे, बलूचिस्तान में पानी की फराहमी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे, लागत तकरीबन 150 अरब रुपए। कामयाब जवान प्रोग्राम, लागत तकरीबन 100 अरब रुपए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए बड़े मनसूबों की मजमूई लागत तकरीबन 6,000 अरब रुपए बनती है। मियाँ साहब, आपसे 1,000 अरब रुपए ज़्यादा खर्च कर लिया इसने पाकिस्तानियों पे। अच्छा, वो जो एक सबसे बड़ा काम था इनका कोरोना लॉकडाउन के अंदर, हर आदमी को 12,000 रुपए, उसके फैक्ट एंड फिगर्स जो थे वो थोड़े से क्रिटिकल थे, तो मैं आपके सामने ऐसी ही इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ जो एक्यूरेट हो, तो मैं उसको शामिल नहीं कर रहा बीच में। तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो आपसे 1,000 अरब रुपया ज़्यादा लगाया गया। तो बताएं भाई मियाँ साहब, बकरियां हम नहीं हैं,
بکریاں یہ جو سامنے بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں نا، یہ ہیں 1% ملک میں بچی ہوئی بکریاں، بھیڑیں ہیں۔ ہم حقائق جانتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور سچ تک پہنچنے کے بعد حق کی طرف جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بکریاں، بھیڑیں آپ کے پاس ہیں جنہوں نے آئینی ترمیم کا مسودہ دیکھا ہی نہیں کہ آئین کے اندر ترمیم کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے پتہ ہی نہیں، لیکن انگوٹھے پہ شاہی لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم انگوٹھا لگائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب، بھیڑ اور بکریاں یہ ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، پاکستانی نہیں۔ اس کے بعد جناب علی میاں صاحب کے پاس بچتی ہے جو دوسری بات، جو دوسرا بیانیہ، آج کل یہ بڑے منظم طریقے سے پاکستانیوں کو چے بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہی 1971 والی سچویشن، بھٹو ہار گیا، اس نے دیکھا اقتدار جا رہا ہے ہاتھوں سے، تو کیوں نہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگائیں۔ پھر اس نے کہا جہنم میں جائیں سور کے بچے، ادھر تم ادھر ہم۔ اپنے ذاتی مفاد، اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کو دو لخت کر دیا۔ اب میاں صاحب کی بھی وہی سچویشن ہے، ان کی بیٹی کی بھی۔ یہ منظم سازش کے تحت بڑی باریکی سے یہ وارداتیں ڈال رہے ہیں، اور وہ کیسے ڈال رہے ہیں؟ کبھی مریم نواز کہتی ہے پٹھان دہشت گرد ہوتے ہیں، کبھی میاں صاحب کہتا ہے یہ بے وقوف ہوتے ہیں، کبھی اس کی بیٹی کہتی ہے کہ پنجاب کے اسپتالوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، کبھی وہ کہتی ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ تو جناب ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں یہ، جس سیاسی جماعت نے الیکشن لڑنا ہے، عوام کے بیچ جانا ہے، ان کی منہ سے اس طرح کی باتیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بھائی سچ یہ ہے نا کہ یہ جان چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں نون لیگ دفن شد، تو اب جناب ہم نے کبھی آنا نہیں وہاں پہ۔ تو ملک میں پورے پاکستان کے اندر 17 نشستیں ملتی ہیں ہمیں، تو یہ قبضہ ہر بار تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ فارم 47 عوام مزاحمت کر رہی ہے، کب تک قبضے کو جاری رکھ سکیں گے؟ تو جناب کیوں نہ علاقائی صوبائی بنیادوں پہ، قومیت کی بنیاد پہ لوگوں کے جذبات ابھارے جائیں، لوگوں کو یہ بتایا جائے۔ اس تقریب کے اندر میاں صاحب نے بڑی خطرناک بات کی، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ وہ دور نہیں ہے جب سینٹرل ایشیا سے لشکر آتے تھے اور پنجاب پہ حملہ کر دیتے تھے، اب آپ نہیں کر سکیں گے۔ پرانے زمانے میں سینٹرل ایشیا سے پنجاب کے اندر جو آتے تھے حملہ آور لوگ آتے تھے اور یہاں آ کے تو قبضہ کرتے تھے آ کے، تو یہ کیا یہ کو تم یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ یہ تاریخ میں وہاں لوگوں کو لے کے جا رہا ہے پنجاب کے، جھاگ پنجابی جھاگ کا نعرہ، کہ جیسے وہ غزنوی آتا تھا افغان سے اور حملہ کرتا تھا، قابض ہو جاتا تھا، آتے تھے حملہ آور، یہاں پر حکومتیں کرتے تھے۔ تو یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ پٹھان اب وہ کر رہے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، تم پہ حملہ کرتے ہیں، تم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو جناب علی میں ہوں تمہارے سامنے آہنی دیوار، میرا بھروسہ کرو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دوسری گیم انہوں نے یوں ڈالی، تقریب کے آغاز میں ہی پٹھانوں کے ساتھ کیا تضحیک آمیز رویہ رکھا گیا۔ فاٹا کا جب لفظ آیا تو اس نے کہا پنجاب میں لوگ ڈر جاتے ہیں فاٹا کا نام لینے سے، یعنی کہ وہاں پہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ جب پنجاب میں فاٹا سننے کو آتے لوگ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پریشان نہیں ہونا، یہ ان کی باقاعدہ اسٹریٹجی ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب کے پاس جو سب سے اہم بات بچتی ہے مسلم لیگ کے سیاسی جنازے پہ بین کرنے کے لیے، وہ یہ بچتی ہے مجھے کیوں نکالا، میرے ساتھ عوام کھڑی نہیں ہوئی، میرا قوم سے بھی گلا ہے۔ تو پھر مجھے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی بتاؤں، یہ پاکستانی عوام صاحب، یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ میں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ذمہ دار نہیں، آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ تو پھر کیوں نکالا اس کو؟ کبھی پوچھا اپنے آپ سے؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ نہیں پوچھا۔ بس اسی بات کا افسوس ہے۔ خوددار قومیں جو ہوتی ہیں، غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں، وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں، ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں۔ میاں صاحب آپ کے ساتھ قوم کیسے کھڑی ہوتی؟ آپ نس گئے تھے، لوگوں کو برطانیہ کی ایمبیسی ویزا نہیں دیتی وہاں جا کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ان کو نیپال کا ویزا نہیں ملتا، برطانیہ کا ویزا لے کے آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے کیسے آئے؟ آپ نس گئے، آپ کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ میاں صاحب کیسے کھڑے ہوتے لوگ آپ کے لیے؟ مشرف نے پکڑا آپ کو، غیر جمہوری غیر آئینی کام تھا اس کا، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ آپ کہتے لوگوں کو جیسے قیدی 804 کہہ رہا ہے آج ٹیپو سلطان کی طرح مروں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا، کہہ دیتے، لوگ کھڑے ہو جاتے، پھر دیکھتے کیسے ڈکٹیٹر بھاگتا ہے۔ عوام تو کھڑی ہوتی ہے، لیکن آپ بھاگ گئے۔ پھر آپ 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ وعدہ کر کے گئے عدالت کے ساتھ کہ میں 4 ہفتوں میں واپس آؤں، آپ 4 سال بعد واپس آئے۔
आप बुज़दिल हैं मियाँ साहब। आप अच्छे हालात में सियासत करते हैं, बुरे हालात में भाग जाते हैं, डील कर जाते हैं। आप उसी तरह डील करके अब वापस आए हैं दोबारा। धोखा आपके साथ कौम ने नहीं किया मियाँ साहब, आपने कौम के साथ किया है। आपने बयानिया बेचा है, अपना नजरिया बेचा है। जब आप अपोजिशन में थे, जब आपको निकाला तो आपने जलसों में कहा खलाई मखलूक के साथ मेरा मुकाबला है। फिर बरतानिया से बैठ के आपने कहा जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवा ने, एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे निकाला। और आज जब आप हुकूमत में आए तो इसी तकरीब में खड़े होकर के आप कहते हैं कि 70 सालों से पाकिस्तान के साथ ये जो हो रहा है सबके जिम्मेदार क्या है? एहतजाज और धरने। एहतजाजों और धरनों से पाकिस्तान का ये हाल है। कल तक आप कहते थे कि जर्नैलों ने पाकिस्तान का ये हाल किया। आपकी पार्टी के लोग असम्बलियों में खड़े होकर के जर्नैलों को कहते थे कि इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, हड्डियों से गोश्त उतार लिया पाकिस्तानियों का। और आज वो कसीदे पढ़ते हैं। आप मफाद परस्त हैं, बयानियां बेचने वाले, बूट चाट, टाउट, आपकी तमाम जमात। आपके पीछे ये कौम कभी खड़ी नहीं होगी। आपने कौम को धोखा दिया है। आप कहते हैं मेरा कौम से गिला है, कौम को सवाल पूछना चाहिए, कौम गैरतमंद कौम है। कह रहे गैरतमंद कौमें जवाब लेती हैं, तब तक नहीं खामोश बैठती जब तक जवाब ना मिल जाए। गैरतमंद कौम है मियाँ। ये पिछले 2.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, शेल खा रहे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, तारीख की बदतरीन फस्तायत का सामना कर रहे हैं, लेकिन जवाब लेके दम रहेंगे, जवाब लेकर दम लेंगे। ये किस सवाल का जवाब? 9 अप्रैल को खान को क्यों निकाला था? साइफर किसने भेजा था? सिंध हाउस में मंडी क्यों लगाई थी? ये कौम जवाब लेने वाली है। लेकिन शर्त यह है कि इनका लीडर दलेर होना चाहिए। जहां लीडर दलेर ना हो ना, वहां पीछे खड़ी नहीं होती। चलें जी, मट्टी डाली, इग्नोर करता हूं, आज खड़ा हो जाता हूं जी, मैं आपके पीछे खड़ा होता हूं। आए हिसाब लें, 10-15 किलोमीटर दूर रहता है आपसे बाजवा, पकड़े जा करके, जिसके बारे में बरतानिया से कहते हैं बाजवा साहब आपने हमारी अच्छी भली हुकूमत को चलता किया, जाए ना पकड़े ना। साकिब निसार भी इधर ही रहता है, जाए पकड़े। आपकी बेटी वजीर आला है, आपका भाई वजीर आजम है, भाई जाए खलाई मखलूक के वो लोग पकड़ के सामने लाए हमारे। आज फैज हमीद अगर पकड़ा गया तो उसके ऊपर भी इल्जाम क्या लगा हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएशन थी उसकी। और उसके ऊपर भी इल्जाम क्या लगा हुआ है कि एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के आदमी को उसने ब्लैकमेल किया या उससे पैसे लिए। आपको तो जिक्र ही नहीं है, आपकी तो बात, जाएं जाकर अदालत को बताएं इधर आओ फड़े हैं, हुकूमत गिराई है इसने, आर्टिकल 6 लगाओ इसके ऊपर, लटकाओ मियाँ साहब, ना तिला च तेल को नहीं। और आज आपकी इसी रवैये ने आपको इस मकाम पे ला खड़ा किया है कि आपकी हैसियत उस नूरालम लोटे की सी रह गई है। आपकी हैसियत उस लोटे राजा रियाज जैसी रह गई है कि इस मुल्क के माफिया और एस्टैब्लिशमेंट की ताकतों को अपने कब्जे को जारी रखने के लिए आपके एक वोट की ज़रूरत है, जिसके लिए पिछले 2 महीनों से गिरबान में हाथ डाल के आपको बिठाया हुआ है उन्होंने कि बरतानिया नहीं जाओगे भाई, ये आईनी तरमीम आ रही है, उसमें तुम्हारा वोट चाहिए। ये रह गए हैं आप मियाँ साहब, ये सच है आपका। क्या आप बरतानिया जाना चाहते हैं? आपको वज़ीर आज़म भी नहीं बनाया गया। मतलब कोने में पड़ी हुई आप एक अलमारी हैं, एक सोफ़ा है, कोई हैसियत नहीं। आपकी बेटी आपको इस्तेमाल कर लेती है मासूम चेहरा दिखा के लोगों से हमदर्दी लेने के लिए, और आपको एस्टैब्लिशमेंट ने रोक के रखा हुआ है। किस लिए? कि आईनी तरमीम के अंदर आपका वोट चाहिए। आप नहीं जा सकते, इधर वोट डालें, हम इस कब्जे को मज़ीद जारी रखेंगे और शहबाज शरीफ की खिदमात हासिल करेंगे। और आपकी बेटी ने ग़ुलामी तस्लीम कर ली, सरखम तस्लीम हो करके नौकर बन करके काम कर रहे हैं उस माफिया के आगे, उन ताकतों के आगे जो 70 साल से इस मुल्क के ऊपर काबिज़ हैं। जनाब आली, आप कभी भी लीडर नहीं थे, आप कभी भी लीडर नहीं हो सकते। आपकी ज़िंदगी के किए गए वो बुज़दिलाना फ़ैसले जो आपके उम्र के इस हिस्से में आपके सामने आ रहे हैं, ये थे जी मियाँ साहब, ये था इनका बयानिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।